ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਲਿਲ ਭੱਟ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਭੱਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। आओ उन्हों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सलिल जी। नमस्कार सलिल जी, अगर बात करें हम सात्विक वीणा की, एक अद्भुत मेल सितार और गिटार का, ये आपको अगर हम बात करें इनिशियली आइडिया कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपका जो एफएम रेड एफएम है, रेड एफएम कनाडा, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। आई एम रियली सो ग्लैड। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगा तो सभी जो समझने वाले हैं वो दोनों समझ जाएंगे, क्योंकि कनाडा से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है। मोर देन 16 ईयर्स आई हैव बीन टूरिंग कनाडा, और कोस्ट टू कोस्ट मैंने कम से कम नहीं तो वहाँ 50 to 70 सिटीज़ में मैंने परफॉर्मेंस दी है। आई हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोर देन 21 फोक म्यूज़िक फेस्टिवल्स ऑफ कनाडा, जिसमें वैंकूवर आइलैंड म्यूज़िक फेस्टिवल बहुत आइकॉनिक है। वैंकूवर म्यूज़िक फेस्टिवल जो वैंकूवर का सबसे प्रसिद्ध है, वहाँ मैं एक बार नहीं अनेक बार बजा चुका हूँ। एडमंटन फोक फेस्ट जो है उसका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ 75,000 से भी अधिक ऑडियंस आती है सुनने के लिए। कैलगरी है, विनिपेग है, आप जो नाम बोलिए मैं आपको बता दूंगा। और कोस्ट टू कोस्ट इवन कैंजो और स्टैन रॉजर्स फेस्ट आप बोलिए, कहीं भी आप और बोलिए, पहाड़ों में ऊपर ये कितने जो छोटे छोटे से फेस्टिवल हैं, बड़े फेस्टिवल हैं, सब हर एक में मैंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे से इंडियन म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया है। और जो वहाँ कल्चरल रिचनेस है कनाडा की, वो ऑलवेज इम्प्रेसेस मी सो मच। और वहाँ उन लोगों ने दूसरे जॉनर्स के म्यूजिशियंस, क्योंकि उन लोगों की जो स्ट्रीम है वो ब्लूज़ है, ब्लू ग्रास है या जैज़ है, या वो उन लोगों का मेन वहाँ इस पे फोकस रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बुलाया है मुझे। कनाडा से एक बहुत बड़ा रिकग्निशन ये भी मिला है कि द कनाडा डे सेलिब्रेशंस जो होते हैं, 1 जुलाई को होता है शायद कनाडा डे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 जुलाई को अमेरिका का होता है, 1 जुलाई को। तो आई हैव बीन द फर्स्ट एवर इंडियन म्यूजिशियन हु वाज इनवाइटेड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट to perform on the Canada Day celebrations in Calgary, which was attended by more than 150,000 audience in an open ground. So I was a very proud participant of that music festival in Calgary, और वो Canadian government की तरफ से मुझे बुलाया गया था। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर है किसी भी इंडियन म्यूजिशियन को मिला हुआ। और कनाडा में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे जिन म्यूजिशियंस के साथ मैंने कंबाइन किया, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। मैंने वहाँ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि स्लाइड टू फ्रीडम, मेरे 3 एल्बम बने स्लाइड टू फ्रीडम के। और स्लाइड टू फ्रीडम एल्बम जो है मेरा, वो इतना सक्सेस हुआ कनाडा में, अमेरिका में, सब जगह, यूरोप में, कि उसको जो जूनो अवार्ड है, जो कनाडा का जिसे ग्रैमी बोलते हैं, कैनेडियन ग्रैमी जो बोलते हैं, जूनो अवार्ड, उसके लिए हमको नॉमिनेशंस मिले। हमको ग्रास रूट ग्रैमी के लिए नॉमिनेशंस मिले। हमको फोक म्यूज़िक के कई सारे इसमें हमको नॉमिनेशंस मिले अवार्ड्स के लिए। और वो मेरे कई सारे कनेडियन म्यूजिशियंस थे, जिनमें डक कॉक्स हैं जो डोब्रो गिटार प्लेयर हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर डक कॉक्स, बहुत काम किया है उन्होंने। और अमेरिका के कुछ म्यूजिशियंस थे, कैम्बल ब्रदर्स हैं, वो हैं। और कनाडा में वैंकूवर में जहाँ जो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है, मैं तो ये कहूँगा कि वैंकूवर में मेरा घर है। और वहाँ के एक बहुत ही मशहूर गज़ल और तबला नवाज़ हैं उस्ताद कैसियस खान, वो मेरे बहुत बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड हैं। मोर देन 16 ईयर्स वी नो ईच अदर, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो जाएंगे अब। और अमीका कुशवाहा उनकी वाइफ हैं, और वो शी इज़ अ वेरी फेम्ड परहैप्स कनेडियन, बेस्ट कनेडियन कथक डांसर हैं वो। उनके सबके रूट्स इंडिया में ही हैं इन लोगों के।
और ये वैंकूवर में रहते हैं, तो वैंकूवर मेरा जाना होता है और मैं वहीं रुकता हूँ। और तो बहुत बहुत मेरी मेमोरीज कनाडा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो सलिल जी, सात्विक वीणा का जो आइडिया है, इनिशियल आइडिया, ये कहाँ से आया आपको? किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया? जी, देखिए मेरे हाथ में वीणा है, जी। या मैं कहूँ कि वीणा के हाथ में मैं हूँ तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि वीणा हैज़ टेकन केयर ऑफ मी। आज वीणा की वजह से ही मैं हूँ, मेरी वजह से वीणा नहीं है। जो हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं ये बजाता हूँ, मैं वो बजाता हूँ, तो वो इमीडिएट वो एरोगेंस, इट स्मेल्स ऑफ एरोगेंस, एंड वो सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग माय गुरु पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो हमारे हिंदुस्तान के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं इस समय, उन्होंने 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीत के हमारे देश की जो है प्रतिष्ठा को पूरे दुनिया में स्थापित किया है। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, पहली जो गुरु का पहला जो एक लेसन होता है कि किसी भी शिष्य को, कि या तो आप एरोगेंस और घमंड रख लीजिए अपने दिमाग में, या आप म्यूजिक रख लीजिए, यू हैव टू चूज। उन्होंने कहा उसी दिन, पहले दिन आ रहे हो मेरे पास, तो ये घमंड, ये एरोगेंस और ये सब अपने दिमाग से या तो निकाल दो। तो क्योंकि माइंड इज ऑलवेज वेरी वेरी क्राउडेड, यू डोंट हैव स्पेस फॉर एनीथिंग, तो या तो म्यूजिक रख लीजिए या ये रख लीजिए। तो आई चोज म्यूजिक। इसलिए मैं आपको मोस्ट हम्बली बोलता हूँ कि वीणा ने मुझे पाला है और वीणा ने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ। तो ये सात्विक वीणा की जो क्रिएशन है, देखिए अब ये क्या है, स्लाइड इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें बहुत खूब सर। ये अगर अभी हम बात कर रहे थे इनिशियल गुरु की शिक्षा की, जी, अगर उसी की बात करें तो किस उम्र में आपने म्यूज़िक को अपने रूह में समाने का फैसला कर लिया था कि अब मैं इसी फील्ड में जाऊंगा, इसी में आगे बढ़ता जाऊंगा? देखिए, राइट नाउ आई एम 50, आई जस्ट टच 50 इन दिस जनवरी। तो 40 इयर्स से हो गए मुझे, 40 इयर्स से ज़्यादा ही हो गए होंगे वीणा के साथ। तो इन 40 इयर्स में द वीणा हैज़ सीन मी इवॉल्व एज अ म्यूजिशियन, एज अ पर्सन, एज a ह्यूमन बीइंग, as a traveler all over the world। और इन 40 सालों में थोड़ा बहुत जितना भी मैंने वो किया है, जो आइडिया, जो आपका जो प्रश्न था कि ये आइडिया कैसे आया मुझे, तो मेरे गुरु की मोहन वीणा जो है वो सारी दुनिया में आज प्रसिद्ध है। मोर देन हाफ a century ago he created this wonderful instrument। उन्हीं के नाम पे जानी जाती है, विश्व मोहन भट्ट उनका नाम है। सो मोहन्स वीणा, विश्व मोहन्स वीणा, जो भी आप बोलिए। तो वो मोहन वीणा की जो आइडेंटिटी है वो इतनी आइकॉनिक हो चुकी है सारी दुनिया में। तो बट ऑफ कोर्स मेरी सारी इंस्पिरेशन उसी से है। इसको मैंने और ट्रेडिशनल रूप दिया है। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा यहाँ पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा ट्रेडिशनल, इसका हेड जो है, आप देखिए ये बहुत सारी इसमें कार्विंग्स हैं, वुड कार्विंग्स बड़ी बहुत इंट्रिकेट हैं इसमें, आप देखिए। और इवन जो ट्रेडिशनल कीज़ हैं ट्यूनिंग के लिए, दे आर प्लेस्ड वर्टिकली एट 90 डिग्रीज विद द इंस्ट्रूमेंट। ऐसा बहुत रेयर होता है, हर इंस्ट्रूमेंट में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं। इसमें कन्वीनियंस, प्रिसिशन और इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देने के लिए इनको हमने बिल्कुल 90 डिग्रीज पे प्लेस किया है। आप देख सकते हैं इसका ये एंटायर जो फ्रंट है, पहला जो भाग है, वो बहुत ही हाईली ट्रेडिशनल आपको दिखेगा। इवन ये जो गर्ड है, आप देख सकते हैं ये गर्ड आपको बहुत ट्रेडिशनल, ये पूरी कार्विंग आपको वुड की दिखेगी। ये बहुत ही ट्रेडिशनल इसका सेक्शन है, द एंटायर द फ्रंट, द टॉप। ये टिपिकल वीणा को रिप्रेजेंट करता है, द एज ओल्ड वीणा। हमारे हिंदुस्तान में जो वीणा है वो सबसे प्राचीनतम वाद्य है।
not one of the oldest instruments, no, it is the प्राचीन, the most प्राचीनतम इंस्ट्रूमेंट। हम प्राचीन कला केंद्र में ही बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में। तो ये इतनी प्राचीन है कि इसकी एज, इसका वो बताना इम्पॉसिबल है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा शोभायमान है, तो कौन उसकी एज कौन बताएगा कि ये कब से बज रही है। तो वीणा का प्रचलन तब से है, और देखिए वो कल्पना क्या है जो अब आज तक भी चल रही है। तो ये हमारे सृष्टि की पहली ऐसी इंस्ट्रूमेंट है वीणा, जिसने इंसान की भाषा के अलावा संगीत के माध्यम से लोगों को और संगीतज्ञ को इस दुनिया से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा साधन बनाया। यू नो, सलिल जी, अगर इसी की हम बात करें वीणा की, जब आपने ये प्लान इनिशिएट किया था कि आप गिटार और सितार को एक मेल करेंगे, इनका अद्भुत मेल होगा, क्या कभी आपको किसी ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल? देखिए हमारे देश में क्या दुनिया में कहीं भी कोई अगर नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग उसको ना इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको हमेशा कोई ना कोई दिमाग में डाउट होता है बिना मतलब। आई मीन देयर नो सेंस बिहाइंड इट, कोई लॉजिक नहीं होता, बस उनको उसको अपोज करना होता है कोई भी अच्छी चीज़ को। तो वो होता है, कोई भी आप नई चीज़ लेके आएंगे। जब मेरे गुरु ने 50 साल से भी अधिक पहले मोहन वीणा का निर्माण किया, तो उनको ये कहा गया था कि क्या ज़रूरत है, इतने तो इंस्ट्रूमेंट हैं और इतना तो ये है, इतना तो वो है। उसके बाद उन्होंने जो उस पर काम करके बताया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो हमारे पुराने हज़ारों साल पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके होने के बावजूद भी जो हमारी इस वीणा पे, मोहन वीणा और सात्विक वीणा पे जो काम हो रहा है, वो बहुत सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोगों ने उसको इवॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। देखिए ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। देयर आर टू कंसेप्ट्स, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल म्यूज़िक का ये मतलब नहीं होगा कि अगर जो 500 साल पहले जो चीज़ थी या 1000 साल पहले चीज़ थी, हम उसको बिल्कुल वैसे ही वो करते जाएं। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, आज आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, 4K 8K HD सुपर HD कैमराज यूज़ कर रहे हैं, तो 100 साल पहले तो नहीं था ना ये ऐसे HD कैमराज, और इतने आसानी से ये सब तो थोड़ी था। माइक्रोफोन ये सब अभी आया है, 100-200 साल में ही आया है ये सारा। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस या इसी में ही थोड़ी इवॉल्व करेगी। टेक्नोलॉजी को हम म्यूज़िक में भी लेके आए हैं। दैट्स व्हाट माय फैमिली इज़ नोन फॉर, कि म्यूज़िक में और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में पायनियरिंग एफर्ट्स करके हमारे इस विश्व को कुछ ऐसा हमने दिया है। अपने छोटा सा हमारा प्रयास है, दैट इज़ अ लिटिल एफर्ट। हम लोग तुच्छ प्रयास कहते हैं उसको अपनी तरफ से। तो ये एक रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट दुनिया के सामने आया मोहन वीणा के रूप में। तो उस समय भी लोगों ने थोड़ा बहुत वो किया था, इधर उधर से आवाज़ें उठती हैं, या तो सब मतलब कोई अच्छा चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ आप लेके आते हैं आगे, तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले होते ही हैं, और वो यूजलेसली और सेंसलेसली ही होता है वो, उसका कोई वो नहीं, लॉजिक नहीं होता। क्योंकि यहाँ हमने ये बनाया तो ये खून पसीने से, इसमें अपनी आत्मा हमने करी है। दिस इज़ नॉट वुड, दिस इज़ आवर ब्लड एंड स्वेट, और इसमें हमारी सांसें बसी हुई हैं, तब इसमें से आवाज़ निकल रही है, तब इसमें ये साउंड निकल रही है। क्या बात है सर। सलिल जी, इसी के साथ आगे बात करते हैं कि आपने अपनी पहली बार जो स्टेज परफॉर्मेंस थी वो कहाँ दी, और उसकी कोई अगर आपकी याद हो तो वो प्लीज़ हमारे दर्शकों से शेयर करें। देखिए ये तो मेरा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं शायद इतना भूल भी गया हूँगा कि मैंने अपनी इमीडिएट पहली परफॉर्मेंस कहाँ दी थी। लेकिन डेफिनेटली मेरी पहली परफॉर्मेंस में मैं अपने गुरुजी के साथ बैठा था, उनके साइड में बैठा था, और बड़ी मुझे आई वॉज लिटिल कॉन्शियस, और थोड़ा सा मैं घबराया हुआ भी था। एज अ वेरी वेरी यंग किड, आई थिंक आई वॉज इन माई मिड टीन्स, 13 or 15 years, तो आई वॉज लिटिल नर्वस ऑल्सो कि यार स्टेज पे 1000 लोग देख रहे हैं मुझे, कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। तो उससे बहुत देर तक तो मैंने बजाया नहीं। इट वॉज वेरी नेचुरल ना, ऐसा कोई वो मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई ऐसा एकदम बन के आ गया, एकदम बहादुर बन के आ गया, पहले दिन से आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हेजिटेशन बहुत था। उससे बड़ा हेजिटेशन क्या था कि गुरु के साथ आप बैठे हैं
तो उसकी गरिमा और उनका जो ऑरा है वो इतना ज़बरदस्त है कि मैं तो बस उसी में देख के, उनको देख के ही मैं सोचा था यही मेरा हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ बैठे हो तो तुम अपने जस्टिफाई करो अपना बैठना। उन्होंने मुझे पहले दिन ये सबक दिया था कि यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई आर यू सिटिंग हियर। उस समय मेरे इतनी स्ट्राइक नहीं किया दिमाग में, तो मैंने कहा कि जस्टिफाई का क्या मतलब होता है यार, इसका निकालो फंडा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहे थे। तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बोलती नहीं, एक बार बोलती ख़त्म। अब उसको समझते रहो आप। तो मुझे समझने में भी कई साल लगे उनकी बात को, लेकिन मैं समझ गया। तो इसलिए कल आपने जो मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो अपने जान लगा के, खून पसीना लगा के, जितनी नहीं है ताकत, उससे 10 हाथ आगे निकल के, उससे 10 कदम आगे बढ़ के, जो लेवल था मेरा उसको मैंने एक्सीड किया, सुपरसीड किया। जो चीज़ें मैं नहीं भी बजाता था कल, वो भी मैंने बजाई। तो यही होता है कि अपने आप को जस्टिफाई करना। और कल की सिचुएशन ये थी कि क्योंकि गुरुजी को इतना बड़ा ये सब सर्जरी से गुजरना पड़ा और वो उससे रिकवर कर रहे हैं, एंड ही कुडंट मेक इट, लेकिन तब भी उन्होंने वॉइस नोट दिया। दैट रियली मेड मी, दैट वाज टेयरिंग मी अपार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ कि उनकी वो रिकवर कर रहे हैं और मैं यहाँ आ गया हूँ बजाने के लिए। लेकिन उन्होंने ही मुझे बोला, वो हमेशा बोलते थे शो मस्ट गो ऑन, द शो हैज़ टू गो ऑन। और ये मेरा कमिटमेंट है, दिस इज़ विश्व मोहन भट्ट्स कमिटमेंट। तो वो पत्थर पे लकीर से भी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट उन्होंने कर दी, उसके बाद उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु के ही आदेश पे मैं आया। अगर मेरा होता तो हो सकता है मैं बैकआउट कर जाता, कि मैं गुरु के पास रहना मुझे ज़्यादा उस समय सेंसिबल लग रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस कमिटमेंट को पूरा करके आओगे, और ऐसा पूरा करके आओगे कि लोग मुझे नहीं पूछें उससे कि हाँ क्या हुआ, वो नहीं आए, कमी रह गई, या तो वो मेरे पर 100 टाइम्स ज़्यादा कल प्रेशर था। जब गुरु के साथ बजाते हैं तब तो होता ही है, लेकिन कल मेरे पास 100 टाइम्स मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, और उससे मैं निकल गया। सलिल जी, हमने कल देखा भी था और सब दर्शकों की, हम सबकी आशा है कि वो जल्दी रिकवरी करके आपके साथ आएं और हमें अगला आपका जो परफॉर्मेंस है स्टेज पे वो उनके साथ देखने को मिले। अगर इसी की हम आगे बात करें, गुरु विश्व मोहन भट्ट जी की बात करें, जब आपने इनिशियली अपना संगीत की तरफ कदम आगे बढ़ाया था, कभी आपको उनसे कोई डांट पड़ी हो छोटे होते हुए कि तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्ट? इसका कोई किस्सा अगर आपका हो तो। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं, क्योंकि टिल रिसेंटली, जब तक मैं ऑलमोस्ट 50 टच नहीं किया मैं, जब तक मुझे उनकी डांट या उनके जो ऐसे यूँ करके सिर्फ आंखों से ज़रा सा घूर दे, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि मुंह से डांटें या कुछ करें या भला बुरा कहें या वो करें, नहीं। तो वो एक सटल, एक बहुत ही फियर्स, एक फेरोशियस, एक लुक ऐसा दिया आँख से इतनी ज़ोर से ऐसे यूँ करके, दैट डज ऑल द ट्रिक विद मी। तो वो ऐसा होता, स्टेज पे भी एक सेकंड कोई इधर उधर कोई चीज़ हुई तो इतनी बुरी तरह देखा स्टेज पे, अरे बोले तो खून जम जाए इतना। क्योंकि ये पुराने, ये बड़े बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के गुरु हैं। आप उनसे वैसे बात करेंगे तो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। द मोमेंट ही टर्न्स गुरु, तब वो फेरोशियस, एक इतने ज़्यादा उनसे डर लगता है, उनका ऑरा से, कि ये कोई गलती कर देंगे, न जाने क्या कर देंगे, ये क्या उसकी सज़ा मिले, कितनी भयंकर, ये डर होता है एक हमेशा। तो कई बार वो चीज़ रोकती थी मुझे, क्या मैं बजाना चाह रहा हूँ, अरे बड़े छोड़ो यार मत बजाओ, कहीं गलती हो जाए, कहीं गलती हो जाए। तो उस बैरियर को पार करने में भी मुझे कई साल लगे थे। ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट वेरी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ईजी कोई जर्नी है। और एज अ गुरु ही वो स्टेज पे बैठते हैं। वो मुझे अपने बेटे की तरह उन्होंने कभी ट्रीट नहीं किया आज तक भी, कि स्टेज पे बैठे या इधर बैठे तो यार मेरा बेटा है तो ये मैं कर लूँ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक स्टूडेंट की तरह मुझे, एक डिसाइपल की तरह किया कि हाँ ये डिसाइपल है, ठीक है। लेकिन अभी वो कहते हैं तुम थोड़ा सिंसियरिटी तुमको कभी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। फिर जब मैं बजाता हूँ तो फिर उनके चेहरे पे एक जो भाव आता है, फिर वो दूसरों से बात करके वो कहते हैं, दूसरे उनको आके 100 लोग आके बोलते हैं कि साहब मज़ा आ गया, ये मज़ा आ गया, वो तो तब उनको फिर ज़रा फिर धीरे से वो एक हल्की सी स्माइल, बहुत हल्की सी, बड़ी कंजूसी से, बहुत कंजूसी से स्माइल करके अपने बताते हैं कि हाँ चलिए अब मुझे ठीक लग रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि वो कुछ ना कहें, 1000 लोग आके मेरे बारे में अच्छा बोले उनसे कि साहब मज़ा आ गया, सलील जी ने आज तो गजब कर दिया। तो मतलब ही ऑलवेज वेट्स, वो ये सुनने के लिए वो बस तैयार रहते हैं कि अब ये इसका प्रोग्राम हुआ है, अब मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए। कल
जब मेरा प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने बताया कि उनके पास कुल मिला के कम से कम 50 से 70 के बीच में मैसेजेस, फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने दिया है. एटलीस्ट 50 to 70 डिफरेंट पर्सन्स सेंट हिम माई फोटोग्राफ्स, माई वीडियोस, और मेरे बजाने पे फीलिंग्स हैं वो भेजी उन्होंने. तो उन्होंने कहा उनको लगा ही नहीं कि वो वहाँ नहीं है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की बात है. मे बी ही वॉन्ट्स द वर्ल्ड आउट ऑफ मी. वो मुझसे पता नहीं क्या चाहते हैं, वो क्या मुझे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, मुझे उस बात से डर लगता है. एक बहुत अच्छे गुरु की ये निशानी है कि वो खुद तारीफ नहीं करते, वो वेट करते हैं कि 100 लोग और आएँ, 1000 लोग और आएँ, वो आके उन्हें तारीफ़ करें. और ये बहुत अच्छी एक चीज़ भी है कि आपको वो गलत उस तरफ नहीं जाने देते कि मैं तारीफ़ कर दूंगा तो शायद तुम एफर्ट्स करना बंद कर दोगे. उनको बस इसी बात का डर है जी. मेरे ख्याल से हर गुरु को ये डर होता है. कई गुरु मैंने देखे हैं कि बड़े लीनियंट होते हैं, कई पिता बड़े लीनियंट होते हैं. तो मेरी ऐसी कुछ किस्मत रही कि गुरु भी है, पिता भी हैं, दोनों वो एक ही हैं, और दोनों ही तरफ से बड़े बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो. आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ टफ वे. मैं ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो स्पून फेड, उस तरह का मेरा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे फैमिली में ऐसा कभी रहा भी नहीं. सब बहुत ही फियर्स, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल्स हैं, जबकि सबकी अपनी आइडेंटिटी है. और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक सिंगल डायमेंशनल अपने लाइफ में एम रखा. मेरा बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में मेरा इन्वॉल्वमेंट रह चुका है. मैं मॉडलिंग के लिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए थे व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, 25 ईयर्स बैक. और मैंने MBA भी क्वालिफाई किया हुआ है. मैं MBA रिटन क्वालिफाइड हूँ. मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा हर किसी को बताता हूँ कि हम सब में देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए. मेरे परिवार में कुछ ज़्यादा है. मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, पंडित मनमोहन भट्ट. न सिर्फ म्यूजिशियन, संगीत गुरु, एक बहुत अच्छे इंसान, एक महान शख्सियत, एक लेजेंड अपने आप में, जिन्होंने संगीत के लिए सारी अपनी ज़िंदगी दी. वो एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड एक पर्सनालिटी थे. ही वॉज कुछ टाइम उन्होंने रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग भी उन्होंने की. ही वॉज ह्यूज. मतलब वो हमारे जैसे तो लोग उनके सामने कहीं दिखे भी नहीं. ही वॉज अ माउंटेन ऑफ अ मैन, a huge personality, a giant in respect to कि आप क्या म्यूज़िक में उनका कितना काम है. उन्होंने जयपुर में जो पूरा वो एक सीट बनाया म्यूज़िक का, और हमारे फैमिली में जो सैकड़ों सालों से म्यूज़िक की परंपरा चल रही है, सिंस जनरेशन, सिंस मोर देन 500 years द परंपरा इज फ्लोइंग. तो उसको उन्होंने एक ऐसा आयाम नया दिया जयपुर में, और एक जयपुर को एक सेंटर बना दिया. बड़े से बड़े म्यूजिशियंस उन्होंने इन्वाइट किए, और उनकी पर्सनालिटी का भी मेरे ऊपर बहुत असर है, लोग बताते हैं. और मैं इंडियन मिलिट्री भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है. आई एम क्वालिफाइड कैडेट ऑफ द इंडियन मिलिट्री. तो अगर आज मैं गया होता तो आई वुड हैव बीन अ ब्रिगेडियर बाय नाउ. मेरे जो हम 5 दोस्त थे, तो वो बाकी सब ब्रिगेडियर के उसमें हैं अभी समय, रैंक्स में. सलिल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं. हम थोड़ा सा अगर सात्विक वीणा को ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता. थोड़ा सा दर्शकों के लिए 100%. मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक पीस सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ. मेरे गुरुजी का ग्रैमी अवार्ड विनिंग एल्बम है अ मीटिंग बाय द रिवर, और उस एल्बम का एक पोर्शन जो मैंने कल बजाया था, वही सुनिए. इसको कहते हैं जोग जैज या गैंजेस डेल्टा ब्लूज.
बहुत खूब, बहुत खूब। सलिल जी, इस वक्त दुनिया पर बहुत मुश्किल का दौर गुजर रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जब आप ऐसे दौर में लोगों की रूह को खुश करते हैं अपने संगीत के माध्यम से, अपने आप को कितना ईश्वर के समीप महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमको ऐसी सेवा करने का मौका मिल रहा है। वी आर एट दैट प्लेस एंड पोजीशन कि हम लोग अपने म्यूज़िक से कुछ हीलिंग दे सकते हैं इस विश्व को, इसके लोगों को, जो अच्छे सुनने वाले हैं उनको। जैसे कल मैंने अपनी बात में कह नहीं पाया था बिकॉज आई वॉज चोक्ड विद इमोशंस, मेरे गुरु की वजह से, कि मेरे गुरुजी जो हैं वो, उनकी हालत ऐसी है कि वो आ नहीं पाए। तो वो मैं अपने म्यूज़िक के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से मैंने उनको हीलिंग पहुंचाने का प्रयास किया और उनको पहुंची हैं वो, क्योंकि मैंने बहुत पूरा अपने आत्मा के एक एक कण मैंने उसमें लगाए थे, क्योंकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी भी म्यूजिशियन को कोई ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए, और ये कष्ट हो रहा है मेरे ही गुरु को। तो दैट वाज एंड दैट इज़ टू मच फॉर मी, वे टू मच फॉर मी। अभी भी मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे मुझे। मैंने बहुत अपने आप को संभाल के और स्टेज पे प्रिपेयर करना, यानी इट वाज कभी मुझे लाइफ में ऐसा इतना बड़ा चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन मे भी कुछ एनरिच शायद मैं हुआ कल। और हीलिंग, मेडिटेटिव पावर क्या होती है म्यूज़िक की, शायद उसके बारे में मैं और जाना जो पिछले 40 साल में मैं नहीं जाना था। तो ऐसा नहीं है, बहुत म्यूजिशियन को भी बहुत टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तो कल मेरा एक बहुत बड़ी मेरी परीक्षा थी, और मेरे हीलिंग जितनी मैंने दी मेरे गुरु को, और मैं जितनी प्रार्थना मेरी, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है, probably this perhaps the only mode and means in this present era where you can convey your feelings to God Almighty. आप उसे किसी भी फॉर्म में आप कह सकते हैं। God is like omnipresent, that's what I believe, I'm a believer. उसके बहुत सारे रूप हैं, हर दुनिया के हर कोने में उनको अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हैं तो वो एक ही ना। वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन तो इंसान की एक छोटी सोच की वजह से हुआ है, यू नो। इट्स वेरी नेचुरल ना। वो कह के नहीं ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरा। मैं कई बार मैं हंसता हूँ, खैर वो उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में उसको देखें तो चलो ठीक है, जिसको जो। लेकिन एक ऑलमाइटी, एक सुपर पावर तो है ना, जो चला रहा है, सब कुछ चला रहा है ना। ये प्लैनेट्स से आपस में भिड़ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक सिस्टम है, तो कौन है? कुछ तो है ना सिस्टम। ऐसे ही हो गया क्या? विदाउट कोई राइम एंड रीजन बन गया क्या? ये नहीं ना। तो ये हमको सबसे सेंसिबल बनाता है म्यूजिक। इसके 7 स्वर हैं, इनसे यू कैन कनेक्ट विद गॉड डायरेक्ट। आपको फ़ोन, मोबाइल और ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया कनेक्शन आया है। हम लोग जितना इसको भूल गए उतना उसको याद करना है हमको। सलिल जी, आप क्लासिकल म्यूज़िक और बीच में आप फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो अगर वहीं हम बात करें जो आजकल संगीत चल रहा है, आजकल म्यूज़िक चल रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी म्यूज़िक के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं किसी भी कोई क्रिएशन कर रहा है तो मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करूँगा। अभी क्या हुआ है इतने सालों में कि क्रिएटिविटी बिल्कुल एकदम इट्स टचिंग इट्स न्यू लो। आप कमर्शियली अगर बात करें तो मैं ये देखता हूँ कि जो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल पुराने जो सॉन्ग्स हैं, उन्हीं को वापस रीफर्बिश करके वो करिए। तो उसमें क्रिएटिविटी क्या हुई? आप मुझे उसका लॉजिक बताइए ना। आप कंप्यूटर के पूरा यूज़ करके उसको आप कुक कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी क्रिएटिविटी कीजिए ना, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए ना आप। अब वो कोई चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी है, वो एक इतना पुराना गाना है, आप उसको लेके बना दीजिए, चलो ठीक है। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या हुई? मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कैन दे एक्सप्लेन दैट टू मी? कि उनकी उन्होंने तो एक बनी बनाई कॉम्पोजिशन है, उसको उन्होंने उसमें कुछ छौंक लगा दिया, कुछ कर दिया, कंप्यूटर से कुक कर दिया उसको। एक होता है म्यूजिक क्रिएट किया आपने ओरिजिनल, कि हाँ ये पहले नहीं था, अब ये मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे हम लोग करते हैं कि ये एक राग बजाया, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है ये, कि अब इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद ये होगा,
और उसके बाद यही स्वर बजेंगे, इसका नहीं होगा अभी, अब आप मैं दोबारा बजाऊंगा तो कुछ और ही बजाएगा। अब मेरा वो क्रिएशन था वो निकल गया, अब नया क्रिएशन होगा। क्योंकि हम लोग इतने हाईली क्रिएटिव आइडियाज अपने लेके चलते हैं, इसलिए हमको कई बार ये अजीब लगता है कि वही पुराने उसको लेके और आप you don't come up with something which is absolutely fresh and absolutely newly created। तो वो है आप। और दूसरी बात कि म्यूजिक इतना जितना म्यूजिक आप कुक करेंगे ना, उतनी म्यूजिक की जो एक फ्रेशनेस है, उतनी म्यूजिक का जो अपील है वो उतना ही मर जाएगा। उसको नेचुरल रहने दीजिए आप। म्यूजिशियन की उसमें रहना चाहिए, मजदूर नहीं बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े मिसकंसेप्शन, बड़े मिसप्लेस्ड वो लोगों के कंसेप्शंस हैं यहाँ इंडिया में कि अरे बोले 10-10, 20-20 घंटे रियाज किया। 10-10, 20-20 घंटे कौन रियाज करेगा? 10-10, 20-20 घंटे वही करेगा ना जिसको एक चीज़ बजानी नहीं आ रही है। वो से 25,000 बार क्यों बजाएगा वो एक चीज़ को, जब उसको नहीं आ रही है बजानी? तो नहीं आ रही बजानी इसका मतलब तो ये म्यूज़िक के लायक ही नहीं है ये। अगर इसको 14-16 घंटे बजा के भी इसको नहीं ठीक से अदा हो रहा है, मैंने तो कभी नहीं किया 12-14 घंटे प्रैक्टिस। मैं आपको वेरी फ्रैंक ओपिनियन बताता हूँ। एंड गॉड विलिंग आप मेरा करियर देख लीजिए, 42 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। आई एम द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर इन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आई एम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, मुझे सम्मान मिला ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जो 14 घंटे जो प्रैक्टिस कर ले वो कलाकार नहीं, फिर मजदूर बनता है वो। ये म्यूजिक अलग है और प्रैक्टिस करना और प्लेयर बनना अलग है बात। और उससे भी बुरी बात क्या है, जो अभी जो आपने पूछा वो लेटेस्ट सिचुएशन में ये है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन बजा के 2 महीना बजा के उनको स्टेज चाहिए आज हर किसी को। अरे वो कि ये तो सीखना शुरू किया था इस बच्चे ने तो या बच्ची ने, ये तो स्टेज परफॉर्मर इसको तो चाहिए। अब वो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा वहाँ? वो प्लेस थोड़ी है ग्रो करने की। आप पहले खुद अपने म्यूजिक को तो वो बनाई तो सही, इस लायक तो बनाई, धीरे धीरे फिर वो मतलब आप तो ये है और कि आपको बिना कुछ पता नहीं और आप स्टेज पे आना चाह रहे हो, 15 सेकंड्स ऑफ फेम पाना चाह रहे हो आप। वही है सर कि लोगों में आजकल पेशेंस की कमी है। कोयला तप के हीरा बनता है, वो चीज़ कम रह चुकी है लोगों में। वो तो मतलब ये उनको तो चाहिए कि अभी आए कहीं एक जगह जाएं और प्रोडक्ट है। बोले मेरे बच्चा तो हाँ, बोले साहब शाम को आप करा दीजिए इनको, दोपहर में नहीं होगा क्या इसका? ये दोपहर में स्टार नहीं बन जाएगा हमारा बच्चा या बच्ची? ये माँ बाप का ये कंसेप्ट हो गया, क्योंकि उनको भी पता नहीं है वो क्या चाह रहे हैं। तो 15 सेकंड में मिली फेम, माफ़ कीजिए, 15 सेकंड तक ही लास्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलिल जी हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच टू ऑल माय कैनेडियन फ्रेंड्स, म्यूज़िक लवर्स, म्यूजिशियंस जिनके साथ मैंने काम किया है, सभी लोगों को मेरा बहुत 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 प्यार, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ये थे सलिल भट्ट जी, जिन्होंने आपको संगीत के माध्यम से आपकी रूह को खुश किया, आपके दिल में खुशी पैदा की। और हम आशा करते हैं कि गुरु विश्व मोहन भट्ट जी जल्दी रिकवरी करें और शीघ्र अतिशीघ्र हमें मंच पर परफॉर्म करते हुए मिलें। इसी तरीके से हम प्रोग्राम को अंत करते हैं और सात्विक वीणा की धुन से इस प्रोग्राम को अंत करेंगे हम। जी।